हेलो फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि एफडी एक सेफ और पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, गारंटेड रिटर्न्स और जीरो रिस्क। लेकिन क्या आपको पता है कि एफडी के इंटरेस्ट पर भी टीडीएस डिडक्ट होता है? जी हाँ। और इसके साथ ही 1 अप्रैल 2026 से एक फॉर्म इंट्रोड्यूस हुआ है 121, जो आपको अननेसेसरी टीडीएस के बर्डन से बचा सकता है। तो अगर आप एफडी इन्वेस्टर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज हम समझेंगे कि एफडी पर टीडीएस कब डिडक्ट होता है, इसके थ्रेशोल्ड क्या है और किसके लिए ये एप्लीकेबल है, और साथ ही साथ आप अननेसेसरी टीडीएस के बर्डन से कैसे बच सकते हैं। तो बिना देर किए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले बात करते हैं बेसिक्स की। एफडी के ऊपर जो इंटरेस्ट मिलता है उसके ऊपर टीडीएस डिडक्ट होता है। बैंक वो टीडीएस डिडक्ट करती है जब आपका इंटरेस्ट एक थ्रेशोल्ड लिमिट क्रॉस करता है। ये थ्रेशोल्ड लिमिट क्या है? नॉर्मल सिटीजन्स के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट है ₹50,000। वहीं सीनियर सिटीजन्स के लिए ये थ्रेशोल्ड लिमिट है 1 लाख। टीडीएस का रेट है 10%। तो इन सिंपल वर्ड्स, अगर आपका इंटरेस्ट इन थ्रेशोल्ड लिमिट्स के ऊपर है तो बैंक आपका 10% टीडीएस डिडक्ट करेगा। अब बात करते हैं सबसे बड़े अपडेट की, जो है फॉर्म नंबर 121। 1 अप्रैल 2026 से फॉर्म नंबर 121 इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि एक यूनिफाइड पैन बेस्ड और एज न्यूट्रल फॉर्म है, जो प्रीवियस फॉर्म 15G और 15H को रिप्लेस करता है। मतलब अब इररिस्पेक्टिव ऑफ एज अगर आप टीडीएस का डिक्लेरेशन देना चाहते हो तो आपको फॉर्म 121 भरना पड़ेगा। तो अब ये फॉर्म आपको कब भरना पड़ता है? अगर आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है तो आप बैंक को ये फॉर्म भर के इन्फॉर्म करते हो कि हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है, तो आप हमारे एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट ना करें। ये सिंपल डिक्लेरेशन होता है फॉर्म 121 का जिस्ट। फॉर्म 121 के कुछ की फीचर्स की बात की जाए तो ये एक सिंगुलर फॉर्म है। अनलाइक फॉर्म 15G जो कि नॉर्मल सिटीजन्स के लिए था और 15H जो कि सीनियर सिटीजन्स के लिए था, फॉर्म 121 सबके लिए है। दूसरी बात, आपको आपका पैन डिक्लेयर करना मैंडेटरी है। अगर आपने नहीं किया तो टीडीएस 20% से डिडक्ट होगा। तीसरी बात, ये एनुअल डिक्लेरेशन है, मतलब आपको हर साल फॉर्म 121 भरना पड़ेगा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप अपने डिडक्शंस और एक्सपेक्टेड इनकम डिक्लेयर करते हो ताकि बैंक आपका करेक्ट टीडीएस कैलकुलेट कर सके। इन शॉर्ट, फॉर्म 121 एक होलिस्टिक डिक्लेरेशन फॉर्म है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप पूछोगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन 121 आपको टैक्स सेव करने में कैसे हेल्प करता है? तो जब आप बैंक के पास फॉर्म 121 फाइल करते हो और बोलते हो कि हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से नीचे है, मतलब हमारी इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं लग रहा है, तो बैंक आपकी इनकम कंसीडर करके आपकी एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर टीडीएस डिडक्ट नहीं करती है। इससे क्या होता है? एफडी के इंटरेस्ट के ऊपर जो टीडीएस डिडक्ट हुआ है उसको आपको रिफंड के तौर पर क्लेम नहीं करना पड़ता है और आप उस हार्डशिप से बच जाते हो। मतलब आपको एक साथ ही पूरा का पूरा एफडी का इंटरेस्ट आपके अकाउंट में मिल जाता है। इसको हम एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। सिनेरियो 1, आपने फॉर्म नंबर 121 नहीं भरा तो क्या होगा? आपकी इनकम थी 50,000 रुपये, उसके ऊपर बैंक ने टीडीएस काटा 5,000 रुपये, आपके अकाउंट में आए 45,000। अब अगर आपको उन 5,000 का रिफंड चाहिए तो आपको अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरना पड़ेगा और उस टीडीएस रिफंड के लिए वेट करना पड़ेगा। वहीं सिनेरियो 2 में आपने फॉर्म 121 भर दिया, मतलब आपने बैंक को बता दिया कि आप हमारे एफडी के इंटरेस्ट पर टीडीएस डिडक्ट ना करें क्योंकि हमारी इनकम बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से कम है। बैंक ने आपको पूरे के पूरे 50,000 रुपीज एज इट इज आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिए। तो इस तरह से आप उस 5,000 को क्लेम करने की हार्डशिप से बच गए। तो ये डिफरेंस है फॉर्म 121 भरने पे और ना भरने पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि 15G और 15H भी तो यही करते थे, तो इसमें और फॉर्म 121 में क्या डिफरेंस है? तो पहले फॉर्म 15G जो था वो इंडिविजुअल्स के लिए था जिनकी एज 60 ईयर्स से कम है, और फॉर्म 15H जो था वो सीनियर सिटीजन्स के लिए था जिनकी एज 60 ईयर्स से ज़्यादा है। लेकिन फॉर्म 121 एक यूनिफाइड पैन बेस्ड सिंगुलर फॉर्म है जो सारी एजेस के लिए एप्लीकेबल है। इन शॉर्ट, अब गवर्नमेंट ने जो डिक्लेरेशन है वो यूनिफाइड और सिंप्लीफाइड कर दिया है। तो अब कुछ प्रैक्टिकल कंप्लायंस टिप। तो सबसे पहले आप अपना पैन अपने बैंक अकाउंट से लिंक कराओ। हर साल टाइमली बेसिस पर फॉर्म 121 फाइल करो। इंटरेस्ट इनकम हमेशा आईटीआर में रिपोर्ट करो, फिर भले ही आपका टीडीएस डिडक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपके एफडी इंटरेस्ट के साथ ही अदर टीडीएस के इंटरेस्ट भी है तो एक सही ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज करो जो आपको आपके सारे टीडीएस रिसीवेबल को मैनेज करने में हेल्प करे।
मैं जिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ करती हूँ वो मुझे टीडीएस रिसीवेबल मैनेज करने के लिए एक बहुत ही अच्छी डेडिकेटेड रिपोर्ट बना के देता है, जिसकी हेल्प से मुझे पता चलता है कि मेरा टीडीएस कहाँ कहाँ डिडक्ट हुआ है, और जब मैं अपना आईटी रिटर्न भरती हूँ तो मैं सही तरह से सारे टीडीएस क्लेम कर सकती हूँ, जिसकी हेल्प से मुझे आईटी रिटर्न भरते टाइम एंड टाइम पर रिकंसिलेशन जैसी हैक्टिक प्रोसेसेस परफॉर्म नहीं करना पड़ता है, और मेरे सारे रिटर्न के कंप्लायंसेस टाइमली बेसिस पर होते हैं। ये मैं कैसे करती हूँ, चलिए लेते हैं इसका एक क्विक वॉक थ्रू। टीडीएस रिसीवेबल की रिपोर्ट देखने के लिए मुझे सिंपली अपने डैशबोर्ड में जाना है। यहाँ पर मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे अकाउंटिंग रिपोर्ट्स का ऑप्शन दिखेगा। अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ओपन होने के बाद में मैं स्क्रॉल डाउन करूंगी तो मुझे यहाँ पर डेडिकेटेड अकाउंटिंग रिसीवेबल और अकाउंट्स पेबल की रिपोर्ट्स दिख जाएगी। टीडीएस रिसीवेबल मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल में टीडीएस रिपोर्ट की तरह मिलेगा, तो यहाँ पर मुझे अकाउंट्स रिसीवेबल में जाना है, टीडीएस रिपोर्ट पर ओपन पर क्लिक करना है। ओपन पर क्लिक करते ही मुझे मेरा पीरियड सिलेक्ट करना है। मैंने अपना प्रीवियस ईयर सेलेक्ट किया है, और प्रीवियस ईयर सेलेक्ट करते ही मुझे पता चल गया है कि मेरा कहाँ कहाँ पर टीडीएस डिडक्ट हुआ है। इसकी हेल्प से मुझे टीडीएस के रिटर्न भरते टाइम रिकंसिलेशन जैसी हैक्टिक टास्क से छुटकारा मिलता है। अगर आप भी ये सॉफ्टवेयर यूज करना चाहते हैं और अपने किसी भी टीडीएस रिसीवेबल को मिस नहीं करना चाहते हैं तो इस सॉफ्टवेयर की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है। तो दोस्तों ये था हमारा डिस्कशन टीडीएस ऑन एफडी इंटरेस्ट पर। एफडी इंडीड एक सेफ ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट के लिए, लेकिन उसके इंटरेस्ट पर टीडीएस को इग्नोर करना आपके लिए कॉस्टली साबित हो सकता है। तो आप हमें नीचे कमेंट में बताइए कि क्या आपने आपके एफडी इंटरेस्ट पर टीडीएस क्लेम किया है, और अगर आप बेसिक एग्जम्पशन लिमिट से फॉल हो रहे हो तो क्या आपने फॉर्म 121 भरा। थैंक यू।